चलिए, आइए बच्चों, हम लोग कैपेसिटर में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का। तो किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो हम लोग अब निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो सुनिएगा। ऐसा है कि ये है हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, ये क्या है? तो इसे आप एक बार के लिए शेल भी बोल सकते हैं, शेल बोल दीजिए, या हॉलो स्फीयर बोल लीजिए। सेल या हॉलो स्फीयर। ठीक है, इस सेल या हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस एक बार के लिए हम लोग आर मान लेते हैं। तो हमें इसी सिस्टम का कैपेसिटेंस अभी निकालना है। ठीक है, चलिए, तो कैपेसिटेंस जहां कहीं पर भी हमें निकालना होगा तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी लिख सकते हैं। ठीक, अब इस सेल का जो पोटेंशियल V है वो V क्या होता है? तो आप बोलेंगे V इस सेल का पोटेंशियल के क्यू बाई आर के बराबर होता है। ये याद तो है ना कि पोटेंशियल चाहे आप इस सेल के अंदर किसी पॉइंट पर लिखें या सरफेस पर लिखें, ये पूरा कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल बॉडी है, यानी कंडक्टर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा है और उस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? के क्यू बाई आर के बराबर है। तो कैपेसिटेंस सी कितना हो जाएगा? सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी इज के क्यू बाई आर के बराबर है। ये के से क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। तो किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का, किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी का जो कैपेसिटेंस है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर है। आप देख सकते हैं कि ये 4 पाई तो आपका कांस्टेंट है, ये एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटेंस कि उस फैक्टर को जिसमें मीडियम का कंट्रीब्यूशन है। मेरे कहने का मतलब है, कल को इस कैपेसिटर के आस पड़ोस जो अभी एयर है उस एयर को हटाकर हम लोग कोई दूसरी चीज लेकर चले आए, कोई दूसरा मीडियम लेकर चले आए, तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। और ये जो आर है ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी शेप, साइज एंड ज्योमेट्री वाली बात को। ये याद है ना, लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने बात किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस में कि कैपेसिटेंस बॉडी के शेप, साइज, ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम पर भी डिपेंड करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसी कैपेसिटर को, इस कंडक्टर को हम लोग कल को किसी दूसरे मीडियम में रख दें, एक ऐसे मीडियम में रख दें, ये वही कंडक्टर है, इसका रेडियस आर है और अब इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एप्सिलॉन आर है। तो अब इस बॉडी का कैपेसिटेंस कितना है? तो इस बॉडी का कैपेसिटेंस C इज 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर है। एप्सिलॉन इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन को आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ का जो कैपेसिटेंस है उसे एक बार के लिए C डैश बोल देते हैं। तो C डैश इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू आर। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्या था? ये तो एयर का कैपेसिटेंस था। तो अब इस मीडियम में जो कैपेसिटेंस है वो C इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर है। यानी एप्सिलॉन आर टाइम्स कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि एप्सिलॉन आर तो हमेशा ग्रेटर इक्वल 1 ही होता है। हेंस जो C डैश है वो C से ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, चलिए, बेस्ड ऑन दिस इस पर एक छोटा सा सवाल है, काफी स्टैंडर्ड टाइप का, कि यदि आपसे अर्थ का कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला जाए, अर्थ का कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला जाए तो क्या जवाब देंगे? तो ऐसा है कि ये है अर्थ, अर्थ की रेडियस r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। तो अर्थ का जो कैपेसिटेंस C है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 1/9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9। रेडियस है 64 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 लिख दूं मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा लिख दिया है। तो ये सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास 711 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 फैरड आता है, जिसे आप लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैरड। तो यहां से हमें यह समझ आ रहा है कि 1 फैरड एक्चुअली कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी वैल्यू है। इवन इफ आपका स्फेरिकल कैपेसिटर अर्थ के साइज का भी हो तो भी उसका कैपेसिटेंस माइक्रो फैरड के ऑर्डर का है, 10 रेज टू दी पावर -6 फैरड के ऑर्डर का है। ठीक है,
तो 1 फैरेड कैपेसिटेंस तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा बनाना। ठीक है, चलिए आइए एक दूसरा और छोटा सा सवाल हम लोग बनाते हैं। ऐसा है कि अब हमारे पास n ड्रॉपलेट्स हैं मर्क्यूरी के, सबका रेडियस इक्वल है, सबके पास चार्ज इक्वल है, ये सारे ड्रॉपलेट कंबाइन होकर के एक दूसरा बिगर ड्रॉपलेट बना रहे हैं। तो हमें बिगर ड्रॉपलेट का कैपेसिटेंस, पोटेंशियल और चार्ज तो नहीं, हाँ चार्ज भी निकालना है, चार्ज, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस बड़े वाले ड्रॉपलेट का छोटे वाले ड्रॉपलेट के कंपैरिजन में बताना है कितना होगा। चलिए आइए सोचते हैं। ऐसा है कि ये हमारे पास ऐसे छोटे 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 n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं। ऐसे ड्रॉपलेट्स का नंबर कितना है? n। हर एक ड्रॉपलेट पर चार्ज स्मॉल q है, एक ड्रॉपलेट की रेडियस स्मॉल r है और हर एक ड्रॉपलेट का पोटेंशियल v है। ये सारे छोटे 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 ड्रॉपलेट्स मिलकर एक बिगर ड्रॉपलेट बना लेते हैं और इस बड़े वाले ड्रॉपलेट का जो रेडियस है मैं एक बार के लिए वो कैपिटल R लिख लेता हूं। तो सबसे पहली बात कि भाई चार्ज कंजर्वेशन तो वैलिड रहेगा ना, चार्ज कंजर्वेशन वैलिड रहेगा तो ऐसे ये Q Q Q Q कितनी बारी है? n टाइम्स है। तो बड़े वाले ड्रॉपलेट पर जो चार्ज होगा क्या उसे हम लोग n टाइम्स ऑफ स्मॉल q लिख दें? ये बड़े वाले ड्रॉपलेट का चार्ज आ गया। तो पहला ये जो हमसे चार्ज के बारे में पूछा जा रहा था, तो पहले सवाल का आंसर तो यही हो गया कि बड़े वाले ड्रॉपलेट पर चार्ज इज n टाइम्स ऑफ छोटे वाले ड्रॉपलेट पर चार्ज होगा। चलिए आइए अब इसके कैपेसिटेंस को कंपेयर करना है, तो इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका रेडियस पता होना चाहिए, तभी तो इसका कैपेसिटेंस बता पाएंगे। तो इसका रेडियस कैसे निकालें? यदि इस छोटे वाले ड्रॉपलेट का रेडियस स्मॉल r है तो बड़े वाले ड्रॉपलेट का रेडियस कितना होगा, यह जानने के लिए हमें करना पड़ेगा वॉल्यूम कंजर्वेशन। मेरे कहने का मतलब है जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट है, यदि मैं उसे एक बार के लिए n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास छोटे ड्रॉपलेट का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा और यही किसके बराबर होगा? तो ये वॉल्यूम ऑफ लार्जर ड्रॉपलेट के बराबर होगा। भाई मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि छोटे वाले एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम 1 ml है, ऐसे 100 ड्रॉपलेट है, तो बड़े वाले ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना होगा? 100 ml होगा ना। ठीक, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू n इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल R is small r into n raised to the power 1/3। ये ठीक है। चलिए, तो यदि छोटे वाले ड्रॉपलेट का कैपेसिटेंस C है विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, तो बड़े वाले ड्रॉपलेट का कैपेसिटेंस कितना होगा? बड़े वाले ड्रॉपलेट का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R होगा, जिसे आप लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R की जगह लिख लिया स्मॉल r इंटू n रेज टू दी पावर 1/3। फिर आप बोलेंगे ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्या है? ये तो छोटे वाले का कैपेसिटेंस है, तो बड़े वाले का कैपेसिटेंस इज n रेज टू दी पावर 1/3 इनटू छोटे वाले का कैपेसिटेंस। तो दूसरे सवाल का जवाब कैपेसिटेंस इज n रेज टू दी पावर 1/3 टाइम्स हो चुका है। ठीक है, चलिए और कुछ था क्या? यस, पोटेंशियल निकालना था, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए यदि मैं ऐसा बोलूं कि इस छोटे वाले ड्रॉपलेट का पोटेंशियल V इस k स्मॉल q बाई स्मॉल r है, तो इस बड़े वाले ड्रॉपलेट का पोटेंशियल कितना होगा? बड़े वाले ड्रॉपलेट का पोटेंशियल, बड़े वाले ड्रॉपलेट का पोटेंशियल इस k कैपिटल Q बाई कैपिटल R होगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये k कैपिटल Q की जगह लिख लेते हैं n टाइम्स ऑफ स्मॉल q और कैपिटल R की जगह लिख लेते हैं स्मॉल r इंटू n रेज टू दी पावर 1/3। फिर ये k स्मॉल q बाई स्मॉल r, तो छोटे वाले ड्रॉपलेट का पोटेंशियल था n रेज टू दी पावर 1 माइनस n रेज टू दी पावर 1/3 इज n रेज टू दी पावर 2/3। तो ये लीजिए, ये तीसरे सवाल का जवाब पोटेंशियल n रेज टू दी पावर 2/3 टाइम्स है बड़े वाले का पोटेंशियल, n रेज टू दी पावर 2/3 टाइम्स छोटे वाले के पोटेंशियल के बराबर है। ठीक है, चलिए आइए। ठीक, तो आइए नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर लेते हैं फटाफट एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर या कैपेसिटर में। जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर, ये हमारे पास क्या है? तो ये एक मेटल है या ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर का कुछ कैपेसिटेंस है C
और इस कंडक्टर के पास कुछ चार्ज है, चार्ज कितना है Q। तो हमें पता है कि ये जो चार्ज इस कंडक्टर पर है, ये ऑब्वियसली चार्ज हमें कहाँ दिखाई देगा, तो चार्ज हमें दिखाई देगा इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर। कहाँ दिखाई देगा, आउटर सरफेस पर, आउटर सरफेस पर। आउटर सरफेस पर चार्ज होने की वजह से इस कंडक्टर से इंफिनिटी तक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, और जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। तो इसका मतलब यह है कि ये कंडक्टर एनर्जी स्टोर करके रखा है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, हमें उसी चीज की कैलकुलेशन करनी है, उसी का एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। और ये एनर्जी स्टोर्ड, कोई कंडक्टर के पास जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो कितना होता है, इसके बारे में हल्का फुल्का आइडिया हमें पहले से है कि ये एनर्जी कैलकुलेशन हम लोग करते कैसे हैं। तो याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने ये वाला काम पहले कर रखा है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन में, कि ऐसा है कि ये जो हमारे पास कंडक्टर है, ये जो हमारे पास कंडक्टर है, मान लेते हैं कि ये जो सारा का सारा चार्ज है वो शुरुआत में इंफिनिटी पर पड़ा हुआ था। कहाँ था, इंफिनिटी पर। फिर इंफिनिटी पर पड़े हुए इस चार्ज को हम लोग धीरे धीरे डी क्यू करके इस बॉडी पर लेकर आ रहे हैं। तो हर बार जब आप डी क्यू चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी से उठाकर बॉडी तक लेकर आते हैं तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, ओके। तो इन सभी वर्क डन का जो सम्मेशन होगा, जो एडिशन होगा, वही इस कंडक्टर में स्टोर्ड टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। आ रही है बात समझ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक काम करते हैं, किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर मान लेते हैं कि इस कंडक्टर के पास चार्ज है स्मॉल q, और इस समय हम लोग इंफिनिटी से एक छोटा सा dq चार्ज उठाकर इस कंडक्टर के सरफेस तक लेकर आते हैं। ऐसा करने में एक छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, वो छोटा सा वर्क होगा dw। तो ये dw वर्क आप किसके बराबर लिखेंगे, आप बोलेंगे कि यदि मैं एक कूलम के चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से उठाकर कंडक्टर तक लेकर आता तो मुझे वर्क करना पड़ता इस कंडक्टर के पोटेंशियल V के बराबर, ठीक है। लेकिन अभी आप किसे उठाकर लेकर आ रहे हैं, आप dq चार्ज लेकर आ रहे हैं, तो वर्क डन के लिए पोटेंशियल को dq से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये तो एक छोटे से चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से यहां तक लेकर आने का वर्क है। हमें ये चाहिए क्या, नहीं, हमें तो टोटल चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज ये Q असेंबल करना है। इसी तरीके से मतलब dq लेकर आएंगे और टोटल चार्ज बढ़ते 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 कभी ना कभी कैपिटल Q हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल वर्क डन चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि ऐसे दूसरे जितने भी छोटे 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 वर्क होंगे सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब है इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज w। इस v को क्या लिख सकते हैं, तो इस समय जब बॉडी पर चार्ज स्मॉल q है, बॉडी का पोटेंशियल v है, तो आप ये q इज इक्वल टू c इंटू वी लिख सकते हैं। यानी v की वैल्यू किसके बराबर है, q बाई c के बराबर है। तो v के बजाय हम लोग लिख लेते हैं q बाई c इंटू डी क्यू। इंटीग्रेट कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल Q तक। तो ये जो टोटल वर्क डन है, ये टोटल वर्क डन 1/c बाहर, Q dq का इंटीग्रेशन इज Q स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां, 0 से कैपिटल Q। तो ये लीजिए, ये जो वर्क है यही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। दिस इज Q स्क्वायर बाई 2c के बराबर है। काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है, यदि चार्ज Q है तो एनर्जी स्टोर्ड इज Q स्क्वायर बाई 2c के बराबर है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि ये जो Q है, इस Q को तो हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू वी। Q को क्या लिख सकते हैं, CV। तो लिख दीजिए। तो ये एनर्जी स्टोर्ड कितना आ जाएगा, ये एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। या आप C को Q बाई V लिख सकते थे, तो वैसा लिखने पर एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाता QV बाई 2, ठीक है। चलिए, ये तो एक बात हुई। फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही हम लोगों ने इस चीज को पहले भी डिफाइन किया हुआ है, बस पहले इसी चीज का नाम बदल करके हम लोगों ने सेल्फ एनर्जी रखा था, या एनर्जी ऑफ एनी कंटिन्यूअस बॉडी रखा था। और सेल्फ एनर्जी टॉपिक के अंदर हम लोगों ने सॉलिड और हॉलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट भी की थी। तो एक बार के लिए चेक कीजिए कि क्या यही रिजल्ट उस सॉलिड स्फीयर वाले या हॉलो स्फीयर वाले रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोगों ने सेल्फ एनर्जी डिफाइन किया था। सेल्फ एनर्जी किसका, तो किसी शेल का
जो सेल्फ एनर्जी था उसका एक्सप्रेशन था KQ²/2R। भाई वो भी तो इसी चीज की कैलकुलेशन थी कि हमारे पास कोई स्फेरिकल बॉडी है तो उस पर चार्ज Q जो है वो शुरुआत में सारा का सारा चार्ज इन्फिनिटी पर मान लेते थे और फिर इन्फिनिटी से बारी बारी dQ चार्जेस लेकर आते थे और टोटल चार्ज Q असेंबल करने में हमें इतना वर्क करना पड़ता था। तो यही उस कंडक्टर की यानी कि स्फेरिकल बॉडी की यानी शेल की जो सेल्फ एनर्जी है वो KQ²/2R के बराबर है। ठीक है, यदि यहां पर वही एक्सप्रेशन हम लोग रखने जाएं तो अभी हम लोगों ने सेल्फ एनर्जी निकाला है Q²/2C और अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कैपेसिटेंस किसी स्फेरिकल बॉडी का कितना होता है, तो किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस 4πε0r के बराबर होता है। तो ये 1/4πε0 क्या है, K। तो यही सेम चीज ही तो लिखा हुआ है, सेम चीज ही तो है कि एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 को K लिख लीजिए, दिस इज KQ²/2R के बराबर है। तो आई होप हल्का फुल्का आप रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए तो किसी कंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी के बाद नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज के बारे में। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास ये ऐसा एक कंडक्टर, ये एक ऐसा दूसरा कंडक्टर। पहले कंडक्टर के पास चार्ज है Q1, इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस है C1, हेंस इसके पास जो पोटेंशियल होगा वो मान लेते हैं एक बार के लिए कि V1 वोल्ट का। ऐसा ही हमारे पास कोई दूसरा कंडक्टर और है, इसका चार्ज Q2, कैपेसिटेंस C2 और पोटेंशियल V2 है। इस पहले कंडक्टर के पास, पहले कंडक्टर का जो रेडियस है वो R1 मान लेते हैं और दूसरे कंडक्टर का रेडियस R2 मान लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, तो एक ऐसा कंडक्टिंग वायर लिया और इस कंडक्टिंग वायर से हम लोगों ने इन दोनों कंडक्टर्स को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो जैसे ही आप इन दो डिफरेंट पोटेंशियल वाली बॉडीज को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये वायर जो है, ये वायर हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है और ये दोनों सेल्स भी मेटल के हैं। तो हमें पता है कि इस कंडक्टिंग वायर के अंदर चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो क्यों होगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। एक का पोटेंशियल मैंने V1 मान रखा है, दूसरे का पोटेंशियल V2। यदि V1 बड़ा हुआ तो इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाएगा जो V1 से V2 की तरफ डायरेक्टेड होगा। यदि V2 बड़ा हुआ तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे V2 से V1 की तरफ फॉर्म हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, तो चार्ज का फ्लो होगा और ये चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों बॉडीज एक कॉमन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ना अटेन कर लें। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, मेरे कहने का मतलब है कि यदि ये V1 बड़ा है V2 छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज Q1 ऐसे फ्लो हो रहा है, तो पहली बॉडी से चार्ज कम हो रहा है, दूसरी बॉडी पर चार्ज बढ़ रहा है। यहां से चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब है ये पोटेंशियल V1 कम हो रहा है। यहां पे चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो घटते बढ़ते कभी ना कभी दोनों का पोटेंशियल एक जैसा हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल एक जैसा हो जाएगा। तो उस समय जो इसका पोटेंशियल है मैं वो VC से डिनोट कर देता हूं। VC से मेरे कहने का मतलब है कि उस समय जो इसका पोटेंशियल है ये VC यानी कॉमन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है। अब फर्दर चार्ज फ्लो नहीं होगा, अब और चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो मान लेते हैं उस समय इसके पास इसका फाइनल चार्ज Q1 है और ये फाइनल चार्ज इसका स्मॉल Q2 है। तो सबसे पहली चीज जो है वो इसी स्मॉल Q1 सॉरी ये जो कॉमन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल VC है उसी की कैलकुलेशन है। तो ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे चार्ज कंजर्व। चार्ज कंजर्वेशन से मेरे कहने का मतलब है कि इस इनिशियल सिस्टम के पास जो चार्ज है, यानी ये हमारा इनिशियल सिस्टम है और ये हमारा फाइनल सिस्टम है। तो इनिशियल सिस्टम के पास जितना टोटल चार्ज है उतना ही तो चार्ज हमारे फाइनल सिस्टम के पास भी होगा। ठीक है, तो इस इनिशियल चार्ज को आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 और इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज C1 इंटू V कॉमन प्लस C2 इंटू V कॉमन। तो ये लीजिए, ये कॉमन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल हमारे पास आ चुका है जिसकी वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये ठीक है, C1V1 को ही आप चाहें तो आप लिख सकते हैं दिस इज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये लीजिए, ये एक बार हमारे पास ये फाइनल पोटेंशियल पता चल गया तो अब हम लोग फटाफट से ये फाइनल चार्ज भी लिख सकते हैं
दिस फाइनल चार्ज Q1 इज C1 इंटू वी कॉमन, यानी दिस इज C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू वी कॉमन. वी कॉमन इज C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मैंने नीचे लिख दिया है. इसी तरीके से ये जो दूसरे पर चार्ज है स्मॉल q2, तो दिस इज C2 इंटू वी कॉमन, यानी कि C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2. चलिए ये फाइनल चार्ज आ गया. फाइनल चार्ज आ गया तो फिर आप चाहें तो चार्ज पर यूनिट एरिया यानी चार्ज डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए एक बार के लिए यहां से ये देख लीजिए कि यहां से यदि आपसे Q1 बाई Q2 पूछा जाता तो Q1 बाई Q2 किसके बराबर होता? C1 बाई C2 के. C1 इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, C2 इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, तो ये तो R1 बाई R2 के बराबर होता. ठीक है. यदि इस पर फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसके पास फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो दिस सिग्मा 1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन एरिया A1 है, एंड दिस सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन सरफेस एरिया 2 है. तो यदि आपको कैलकुलेट करना हुआ सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q1 बाई Q2 अपॉन ये A1 बाई A2. तो Q1 बाई Q2 का रेडियस हमारे रेशियो हमारे पास है ही सही, ये R1 बाई R2 है, इंटू एरिया 2. एरिया 2 इज 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, तो ये R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, यानी ये कट पिट कर हमारे पास कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा R2 बाई R1 के बराबर. ठीक है. चलिए लास्ट इज कि ये इनिशियल सिस्टम के पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी और ये फाइनल सिस्टम के पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी. क्या आप बता सकते हैं कि इनिशियल सिस्टम में ज्यादा एनर्जी होगा या फाइनल सिस्टम में ज्यादा एनर्जी होगा? तो इसका जवाब है हमेशा जब कभी भी इस तरीके से दो बॉडीज को हम लोग ज्वाइन कराते हैं जहां पर चार्ज का फ्लो होता है, तो चार्ज के फ्लो होने का मतलब है करंट का फ्लो, और करंट के फ्लो होने का मतलब है कि इस रजिस्टर में कुछ ना कुछ हीट लॉस तो हुआ होगा. तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनिशियल सिस्टम में हमेशा ही ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू फाइनल सिस्टम. तो यहां पे हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी का लॉस. कितना लॉस होगा? तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं ये वाली चीज इरेज कर देता हूं. आई होप ये लिख लिया होगा. ठीक है. चलिए, तो एनर्जी लॉस से मेरे कहने का मतलब है इनिशियल सिस्टम की एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ फाइनल सिस्टम की एनर्जी. कितनी थी इनिशियल सिस्टम की एनर्जी? तो आप बोलेंगे इनिशियल सिस्टम की एनर्जी है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ फाइनल सिस्टम की एनर्जी इज हाफ C1 V कॉमन का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V कॉमन का स्क्वायर. तो ये जो हमारे पास एनर्जी लॉस आएगा, दिस इज हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आता है. आप चाहें तो इस लॉस इन एनर्जी का एक्सप्रेशन याद भी रख सकते हैं. ठीक है. इस लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना चाहें तो याद रख लीजिएगा. ठीक है. चलिए, आइए. तो कैपेसिटर में हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अगला टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स या कंडेंसर्स. ठीक है. तो देखिए ऐसा है कि हमारे पास किसी भी शेप साइज ज्योमेट्री का दो कंडक्टर है. किसी भी शेप साइज ज्योमेट्री का हमारे पास क्या है? दो कंडक्टर. इसमें पहले कंडक्टर के पास कुछ चार्ज है प्लस क्यू और दूसरे कंडक्टर के पास चार्ज है माइनस क्यू. तो इन कंडक्टर्स में ये यहां पर हमारे पास एक ऐसा रीजन होगा जहां पर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी कहने का मतलब है इन दो कंडक्टर्स के बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी. तो ये जो सिस्टम हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, ये सिस्टम भी हमारा कैपेसिटर कहलाता है, ये सिस्टम भी हमारा कंडेंसर भी कहलाता है. कंडेंसर जो है वो कैपेसिटर का एक कमर्शियल नाम है. तो कंडेंसर या कैपेसिटर एक ही चीज है. ठीक है. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास दो ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनमें इनकी शेप साइज ज्योमेट्री से कोई मतलब नहीं है, किसी भी शेप साइज ज्योमेट्री का हो.
पहले कंडक्टर के पास यदि कुछ चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरे कंडक्टर के पास चार्ज माइनस क्यू होना चाहिए, जिसकी वजह से यहां पर एक ऐसा रीजन फॉर्म होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो यही सिस्टम हमारा कैपेसिटर या कंडेंसर कहलाता है। तो मेरे कहने का मतलब है सिस्टम ऑफ कंडक्टर, इट इज अरेंजमेंट of two conductors which contains equal and opposite charge, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है, ठीक। चलिए, तो ये यदि सिस्टम है, ये एक कैपेसिटर है, तो इसका कैपेसिटेंस हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसका कैपेसिटेंस हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि लेट से इस बॉडी का नाम है एक्स और इस बॉडी का नाम है y। तो अब इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस होगा, इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस होगा, वो कैपेसिटेंस हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे, कैपेसिटेंस इज पॉजिटिव वाले का तो चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ x माइनस टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ y, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भाई जब तक हम लोग एक आइसोलेटेड कंडक्टर पढ़ रहे थे, आइसोलेटेड बॉडी पढ़ रहे थे, तब तक तो उसका कैपेसिटेंस सिर्फ c इज इक्वल टू क्यू बाई वी था। अब कोई सिस्टम आने की वजह से क्या डेफिनेशन ही कैपेसिटेंस का बदल रहा है? तो जवाब है नहीं, डेफिनेशन नहीं बदल रहा है, डेफिनेशन अब भी वही है, मतलब अब भी वही है, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी का ही रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटेंस है, बस लिखने की स्टाइल में थोड़ा सा चेंज किया है। क्यों किया है देखिए, तो ऐसा है कि ये कंडक्टर के ऊपर जब आपने कुछ चार्ज क्यों रखा था, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बॉडी के सरफेस से इंफिनिटी तक था, बॉडी के सरफेस का पोटेंशियल v था, इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 था। तो यहां पर मैं v माइनस वी ऑफ इंफिनिटी नहीं लिख रहा था क्योंकि वो तो 0 ही होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये v एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कहां का पोटेंशियल डिफरेंस? तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करती है उसी रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों कंडक्टर के बीच में इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, तो कैपेसिटेंस अभी के लिए क्या हो चुका है? तो कैपेसिटेंस अभी के लिए Vx माइनस Vy हो चुका है, ठीक है। आप चाहें तो इस Vx माइनस Vy को बस V लिख लीजिए, विच इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू प्लस क्यू बाई V हो जाएगा। हालांकि इस V का मतलब क्या है? तो V का मतलब है उस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब हमारा ये जो चैप्टर है कैपेसिटर का, इसमें अराउंड 80-90% ऑफ द क्वेश्चंस इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड होते हैं, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है, ठीक है। क्या है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? तो सुनिएगा, ऐसा है कि ये हमारे पास एक 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 इस तरीके का एक पैरेलल प्लेट है, पैरेलल मेटालिक प्लेट, ठीक है। चलिए, कैसे फॉर्म करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैं इसी से स्टार्ट करता हूं कि जैसे ये हमारे पास मेटालिक प्लेट है, इस मेटालिक प्लेट के ऊपर आपने कुछ चार्ज दिया Q, तो ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाई सिमेट्री चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों प्लेट पर आधा आधा हो जाएगा। यानी कि इस साइड पर कितना चार्ज आएगा? तो इस साइड पर चार्ज आएगा Q/2 और इस साइड पर भी चार्ज आएगा Q/2। अब इस प्लेट के ठीक सामने, इस प्लेट के जस्ट सामने हम लोगों ने एक दूसरा प्लेट और रख दिया, और ये दूसरा प्लेट जैसे शुरुआत में न्यूट्रल, तो इस न्यूट्रल प्लेट पर क्या होगा? यहां पे चार्ज आएगा -Q/2 और यहां पे चार्ज आएगा +Q/2, ठीक है। इसमें पहले ही एक बात मैं और बता दूं आपको कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट का कुछ एरिया है, लेट्स से दैट एरिया इज A, और इन दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन है D। तो ये जो D है ना, D यानी दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, ये स्क्वायर रूट ऑफ एरिया से बहुत ज्यादा छोटा होता है।
यानी कहने का मतलब है कि दोनों प्लेट बिल्कुल एक दूसरे के आस पड़ोस में ही रखे हुए हैं। आस पड़ोस में रखे जाने की वजह से इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा, आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार के लिए कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मान सकते हैं। कब? जब दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होगा तब। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया से बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, चलिए आइए। अब ये ऐसा अरेंजमेंट बना है जिसमें यहां प्लस क्यू बाई टू, यहां प्लस क्यू बाई टू, यहां माइनस क्यू बाई टू और यहां पर प्लस क्यू बाई टू है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इस प्लेट से एक वायर निकालते हैं और उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। यानी कैपेसिटर में ये जो दूसरा वाला प्लेट है वो ग्राउंडेड होता है। अब जैसे ही आपने ग्राउंड किया तो ग्राउंड का पोटेंशियल कितना? 0। जिस बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं उसका भी फाइनल पोटेंशियल कितना? 0 हो जाता है। तो देखिए, इस पर कोई अपना खुद का नेट चार्ज तो नहीं है। यहां पर चार्ज है प्लस क्यू बाई टू, यहां माइनस क्यू बाई टू। इस प्लेट नंबर 2 के पास अपना खुद का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्लेट नंबर 1 पर चार्ज है पॉजिटिव, तो उसकी वजह से यहां पर एक पॉजिटिव नेचर का पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है। और उस पॉजिटिव पोटेंशियल को अर्थ क्या करना चाहेगा, तो अर्थ भी इस पॉइंट का फाइनल पोटेंशियल 0 बनाना चाहेगा। तो 0 बनाने के लिए अर्थ सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन। यानी जैसे ही अब इलेक्ट्रॉन यहां आना स्टार्ट हुआ तो ये आउटर सरफेस पर चार्ज कम होना स्टार्ट होगा, यहां पर माइनस चार्ज बढ़ना स्टार्ट होगा, यहां पर ये प्लस क्यू बाई टू बढ़ना स्टार्ट होगा और ये प्लस क्यू बाई टू कम होना स्टार्ट होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो फाइनल अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा, फाइनल अरेंजमेंट ये जो आपको दिखाई देगा, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये है प्लेट का एरिया ए, इन दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन है डी, इस प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू और इस प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू। तो ये जो चार्जेस हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस इनर सरफेस पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट ही होगा। इनर सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट ही होगा। अभी इस सिचुएशन में जहां पर मैंने पहले प्लेट को चार्ज क्यू दिया था और दूसरे वाले को ग्राउंड कर दिया था, तो इस सिचुएशन में आउटर मोस्ट फेसेस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा और जो भी चार्ज आपने दिया है वो पहले प्लेट के इनर सरफेस पर चला जाएगा, तो दूसरे प्लेट के इनर सरफेस पर उतना ही नेगेटिव नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये तैयार हो गया है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी को सिंबॉलिकली हम लोग इस तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे और ये जो भी उसका कैपेसिटेंस होगा वो हम लोग यहां पर नीचे लिख देंगे। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसका भी हम लोग क्या करते हैं, तो फटाफट कैपेसिटेंस निकालते हैं कि इसका कैपेसिटेंस कितना है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, तो इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कैपेसिटेंस मैंने ये कंडेंसर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या ऐसा ही कोई अरेंजमेंट जिसमें दो कंडक्टर एक दूसरे के आस पड़ोस में रखे हुए हों, तो इसका कैपेसिटर निकालने का तरीका मैंने, इसका कैपेसिटेंस निकालने का तरीका मैंने बताया कि पॉजिटिव वाला तो चार्ज डिवाइडेड बाय इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इस प्लेट का नाम है x, इस प्लेट का नाम है y, तो q डिवाइडेड बाय vx माइनस टाइम्स ऑफ vy होगा ना। ठीक है, चलिए तो आइए सबसे पहले ये पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल लेते हैं। तो ये vx माइनस vy आप क्या लिखेंगे, तो वैसे तो vx माइनस vy इज इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr होता है, लेकिन शायद आपको याद हो कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होता है। कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इनर सरफेस पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव वाले की वजह से, और नेगेटिव वाले की वजह से भी तो उसकी तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन dr कहां से कहां तक, 0 से d तक, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है d। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस है E इंटू डी के बराबर। E की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी के बराबर। ठीक है, चलिए कैपेसिटेंस इसके आगे का मैं इधर लिख दूं कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q, Q इज डेंसिटी इंटू एरिया अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, तो कैपेसिटेंस हमारे पास कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर आ गया। तो फिर से आप इस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कि ये जो ए और डी है ये तो शेप, साइज और ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये तो मीडियम का रिप्रेजेंटेशन है। तो फिर से वही वाली बात बिल्कुल वैलिड है कि कैपेसिटेंस जो है ये चार्ज या वोल्टेज डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस तो शेप, साइज, ज्योमेट्री और मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक दूसरी छोटी सी बात मैं और कर लेता हूं कि ये हमारे पास यदि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्लेट एरिया ए, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है, और यदि इन दोनों प्लेट के बीच में एयर फील्ड है, एयर, तो अभी के लिए कैपेसिटेंस कितना है, तो कैपेसिटेंस है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है। ठीक है, फिर यदि ऐसा हो कि ये है हमारे पास वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका प्लेट एरिया ए, इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी, लेकिन यदि इन दोनों प्लेट के बीच में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो इसी रिलेटिव परमिटिविटी का इस चैप्टर में एक दूसरा नाम भी होता है जिसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और इसे स्मॉल के से डिनोट करते हैं। तो अब इस सिचुएशन में इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो ए एप्सिलॉन बाई डी हो जाएगा। यहां एप्सिलॉन इस मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी, ये ठीक है। और आप इसी एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, तो दिस इज ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी, या इसे ही आप ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू एप्सिलॉन आर की बजाय के लिख सकते हैं। यानी अब इस मीडियम में जो कैपेसिटेंस है इसको सी डैश लिख देते हैं, तो दिस सी डैश इज के टाइम्स ऑफ सी है। यानी जैसे ही आपने एयर को हटाकर कोई दूसरा मीडियम आप इन दोनों प्लेट के बीच में लेकर आए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड थी या जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस था, तो अब कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। कैपेसिटेंस क्या हुआ है, के टाइम्स इंक्रीज हो चुका है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा छोटा सा सवाल बना लेते हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। तो सवाल ऐसा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच काम करने वाला जो फोर्स है वो फोर्स बताना है। ठीक है, यदि प्लेट पर जो चार्जेस हैं वो पहले प्लेट पर चार्ज है कुछ प्लस क्यू और दूसरे प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, प्लेट का एरिया कितना है, ए है, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी। ठीक है, चलिए तो इस प्लेट पर चार्ज है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। लेट से हम लोग पहले प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट पर फोर्स निकालते हैं, तो दूसरे प्लेट पर फोर्स निकालने के लिए फोर्स कहां लग रहा होगा, तो ऑब्वियसली इस पहले प्लेट पर जो कि पॉजिटिव नेचर का चार्ज कैरी करता है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनाया होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे प्लेट पर ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा होगा। ठीक है, कितना होगा ये फोर्स, तो ये फोर्स होगा दूसरे वाले प्लेट का तो चार्ज मल्टीप्लाइड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले प्लेट की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लेना है, सिर्फ पहले प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मत ले लीजिएगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इसका भी कंट्रीब्यूशन था और ये अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स थोड़ी एक्सपीरियंस करेगा भाई। इसके फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं बाहर से आ रहा होना चाहिए ना। इस पर तो चार्ज कितना है, इस पर चार्ज माइनस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा, तो ये वाला प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बना ही रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सिमिलरली आप ऐसा भी सोच सकते थे कि ये प्लेट जो कि नेगेटिव चार्ज है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दूसरा प्लेट रखा हुआ है तो इस पर फोर्स इधर लग रहा होगा। यानी दोनों प्लेट पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस काम कर रहे होंगे। जिस फोर्स की कैलकुलेशन करने के लिए आप किसी एक का तो चार्ज ले लीजिएगा, यानी जिस पर फोर्स निकालना है उसका चार्ज मल्टीप्लाइड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो सामने वाला प्लेट बना रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेना है। तो ये चार्ज क्यू हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक प्लेट की वजह से कितना होता है, तो सिर्फ एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये क्यू ठीक है, सिग्मा को आप क्यू बाय ए लिख लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज क्यू स्क्वायर बाई 2a, सॉरी फोर्स इज क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा।
ठीक है, फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। आप चाहें तो इस रिजल्ट को याद रखना चाहें तो याद भी रख सकते हैं। ठीक है आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एक और दूसरा छोटा सा सवाल बनाते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ऐसे दो पैरेलल प्लेट्स तो हैं, लेकिन इन प्लेट्स पर अभी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज शुरुआत में नहीं दिया गया है। एक प्लेट पर चार्ज है प्लस क्यू, दूसरे प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू है। आपसे पूछा यह जा रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन द इनर सरफेसेस ऑफ द प्लेट। तो चार्ज हमें हर सरफेस पर ही निकालना होगा। तो ऐसे सवाल को करने के लिए यदि आपको जल्दी से करना है, बिल्कुल जल्दी से सिर्फ फटाफट आंसर ही निकालना है, तो आप ये किया कीजिए। इसका ट्रिक मैंने आपको कंडक्टर चैप्टर के अंदर पहले ही बता रखा है। यदि नहीं देखा है तो आप चाहें तो वो कंडक्टर वाला वीडियो पहले देख सकते हैं। ठीक है, कि जल्दी से सिर्फ आंसर ही निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज है Q प्लस माइनस टाइम्स ऑफ 3Q, यानी कि माइनस 2Q। तो ये जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज का आधा इधर आउटर सरफेस पर दे दीजिए और आधा इधर आउटर सरफेस पर दे दीजिए, यानी इधर चार्ज है माइनस क्यू, इधर भी चार्ज है माइनस क्यू। यदि इधर चार्ज माइनस क्यू है, इसके पास टोटल चार्ज क्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फेस पर चार्ज प्लस 2Q होगा। तभी तो ये प्लस 2Q माइनस क्यू इज इक्वल टू Q। और यदि इस फेस पर चार्ज प्लस 2Q है, तो इस फेस पर चार्ज माइनस 2Q के बराबर होगा, क्योंकि माइनस 2Q माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 3Q। और अपोजिंग फेसेस पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज तो होता ही है। तो इस तरीके से हमारा जवाब आ गया। ठीक है, यदि आपको ये वाला मेथड नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो बिल्कुल बेसिक से भी सोच सकते थे। कैसे, कि ये जो दो प्लेट्स हैं, इसमें यहां पर चार्ज Q है, यहां चार्ज माइनस 3Q है। तो ऐसा करते हैं कि इधर चार्ज x दे देते हैं। यदि यहां चार्ज x है तो यहां पर चार्ज Q माइनस x है। यदि यहां चार्ज Q माइनस x है तो यहां पर चार्ज x माइनस Q होगा, क्योंकि अपोजिंग फेसेस पर वही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वाली बात। यदि यहां चार्ज x माइनस Q है, तो इस प्लेट पर कितना चार्ज होगा, मान लेते हैं इस प्लेट पर चार्ज है y। तो ये जो टोटल वैल्यू है x माइनस Q प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस 3Q होना चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 3Q प्लस Q, यानी कि माइनस 2Q माइनस x, यानी ये y काट कर मैं क्या ही लिख देता हूं, माइनस 2Q माइनस x लिख देता हूं। अब इस कंडक्टर के अंदर यहां अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए 0। तो इधर अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये x कहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो ये x इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जिसकी वैल्यू x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। अब इस पॉइंट पर मैं इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, अपोजिट इन नेचर हैं। तो ये लोग दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, नेट कैंसिल आउट कर देंगे। इसके बाद मैं सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से लिखूंगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला चार्ज जरूर से ही इस दिशा में बनाएगा, जिसकी वैल्यू माइनस 2Q माइनस x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो यहां से भी जो x की वैल्यू है, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू माइनस Q आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाली बात सही है। तो यहां पर हमारे पास दोनों ही फेसेस पर चार्ज की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो इन दोनों प्लेट के बीच का यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है दूसरे पार्ट के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डी, और इस रीजन में बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, तो सिग्मा की वैल्यू ये अंदर वाले प्लेट का चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया है। ठीक है, ये बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ अंदर होगा। तो सिग्मा इज 2Q बाई a एप्सिलॉन नॉट इनटू d। तो ये दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए ये भी हो गया। तीसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कि चार्ज फ्लोन इफ प्लेट्स आर कनेक्टेड। तो यदि आपने इन दोनों प्लेट्स को ज्वाइन कर दिया, किससे, एक कंडक्टिंग वायर से, तो यहां पर चार्ज प्लस 2Q, यहां पर चार्ज माइनस 2Q, ये तो सारा ही चार्ज फ्लो हो जाएगा। सारा चार्ज फ्लो हो जाएगा तो फाइनली चार्जेस कितने हो जाएंगे, इनर सरफेसेस पर चार्ज हो जाएंगे 0 0, यानी कि चार्ज कितना फ्लो होगा,
तो ये तीसरे पार्ट का आंसर चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू 2q के बराबर होगा। चलिए फोर्थ पार्ट के लिए एनर्जी लॉस्ट बाय द कैपेसिटर इन थर्ड पार्ट। तो अभी यदि चार्ज 2q है तो अभी एनर्जी है, चार्जेस फ्लो हो गए, चार्ज जीरो हो गया तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो एनर्जी लॉस्ट कितना होगा, एनर्जी लॉस्ट इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी तो जीरो है, तो इनिशियल एनर्जी इज 2q का स्क्वायर बाई 2c। कैपेसिटेंस c दे रखा है ना, यस कैपेसिटेंस c दे रखा है, तो आप आंसर बता देंगे दिस इज 4q का स्क्वायर बाई 2c। चलिए ये भी समझ आ गया। तो नेक्स्ट 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 है हमारे पास, नेक्स्ट है लास्ट पार्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट। चार्ज फ्लोन इफ एनी प्लेट इज ग्राउंडेड। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी होगी। सेम मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपने ऐसा किया कि हम लोग सबसे पहले इसको ग्राउंड कर देते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं, इसको ग्राउंड कर देंगे। ये अगेन कंडक्टर में मैंने बता रखा है, आई होप हल्का फुल्का याद होगा कि जब ऐसे हमारे पास दो या दो से ज्यादा प्लेट्स होते हैं और आप किसी एक प्लेट को ग्राउंड कर देते हैं तो आउटर मोस्ट फेस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, आउटर मोस्ट फेसेस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब इस पर तो चार्ज क्यू था, वो तो चार्ज कंजर्वेशन यहीं पे रहेगा, यानी कि इसके इनर सरफेस पर कितना चार्ज रहेगा, प्लस क्यू। यदि इनर सरफेस पर चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरी साइड के इनर सरफेस पर चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू, क्योंकि अपोजिंग फेसेस पर चार्जेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ठीक। चलिए इसको ग्राउंड करने की बजाय यदि आपने इसको ग्राउंड किया होता तो क्या होता, इसको ग्राउंड किया होता फिर भी आउटर मोस्ट फेसेस पर कोई चार्ज नहीं, और यहां पर चार्ज है यदि -3q, तो ये -3q कहां होता, ये -3q इनर मोस्ट फेस पर होता, तो हेंस इस फेस पर चार्ज +3q होता। चलिए आई होप ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। हाँ चलिए आइए इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक और दूसरा छोटा सा सवाल बनाते हैं। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया कितना है a और दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन कितनी है, स्मॉल d। कैपेसिटर इज चार्ज q, keeping one of the plate fixed, other plate is moved by distance x away from the other plate, work done by external agent in doing this। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये है हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें प्लेट का एरिया a है और इन दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन स्मॉल d, ठीक है। तो इस प्लेट पर चार्ज है q और इस प्लेट पर चार्ज है -q, ये ठीक है। कीपिंग वन ऑफ द प्लेट फिक्स्ड, मतलब कि ये एक प्लेट तो आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। दूसरे प्लेट को x डिस्टेंस दूर लेकर जाने में किसी एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। तो अभी लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये एक प्लेट जिस पर चार्ज q है, ये एक दूसरा प्लेट जिस पर चार्ज -q है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है ये फोर्स कितना है, तो F का एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था, F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इतना ही फोर्स था ना। तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों प्लेट के बीच में काम कर रहा है, इस एक्सटर्नल एजेंट को भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा डिस्प्लेस करने के लिए, मतलब स्लोली डिस्प्लेस करना है प्लेट को बिल्कुल धीरे 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 खींचना है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में काम कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट को भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना ही तो फोर्स लगाना पड़ेगा। जिधर फोर्स लगाया गया है उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट x, तो ये है q स्क्वायर x बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये ठीक है, ये ठीक है। यदि मैं यहां पे आपसे पूछता कि चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए, ठीक है, इसी में लिख लीजिएगा ऑल्सो फाइंड चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन एनर्जी। या चलिए इसको मैं नहीं पूछता हूं, पहले एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेता हूं। ये समझ गए, ठीक है। तो एक जो आइसोलेटेड कंडक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका एनर्जी स्टोर्ड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई ना, ठीक है। लिखिएगा नेक्स्ट ऐसा,
चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पहले एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कुछ नई बात यहां पे नहीं करना है। जैसे हम लोगों ने एक आइसोलेटेड कंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लिया है ना, तो बिल्कुल मोर और लेस वही रिपीटेटिव बात मैं फिर से करने जा रहा हूं कि अभी हमारे पास ऐसा सा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसा सा हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इस प्लेट के पास यदि चार्ज Q है तो इस प्लेट के पास चार्ज माइनस Q है। ठीक है, ये यहां पर ऐसे प्लस 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 प्लस, यहां माइनस 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 माइनस, तो ये वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस सिस्टम के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तो होगी होगी ना। यहां बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कैसे डिफाइन करेंगे कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो फिर से वही बात कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसमें किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर मान लेते हैं इस प्लेट पर चार्ज q है, इस प्लेट पर चार्ज माइनस q है। ठीक है, तो इस समय भी इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। अब जिस समय इसके पास चार्ज स्मॉल q है, उस समय यदि मैं बोलूं कि इधर इंफिनिटी पर एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल है dq और इस dq चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर इस प्लेट पर डाल दीजिए, तो ऐसा करने में एक छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। और ऐसे ही जितने भी दूसरे dq 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 चार्जेस होंगे उन सभी को इंफिनिटी से उठाकर इस प्लेट तक लेकर आने में ऐसा ही dw 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 वर्क करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम लोग टोटल चार्ज कितना असेंबल कर देंगे, कैपिटल Q। तो इन सारे वर्क को जोड़ दूंगा तो यही वर्क डन क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। लेकिन फिर याद आया कि भाई बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो इस dq चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर क्यों लेकर आ रहे हैं। बाहर तो फील्ड ही नहीं है यानी बाहर फोर्स ही नहीं है, फोर्स ही नहीं है यानी वर्क ही नहीं है। तो इसी बात को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंफिनिटी से नहीं लाना है आपकी बारी चार्ज, आपकी बारी चार्ज इंफिनिटी से नहीं लेकर आना है। इट इज समथिंग लाइक कि ये दूसरे प्लेट पर एक छोटा सा चार्ज dq रखा हुआ है और इस dq चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में दूसरे प्लेट से उठाकर या दूसरे प्लेट के पास से उठाकर पहले प्लेट तक लेकर जाइए। बस इसी रीजन में आपको वर्क करना पड़ेगा और कहीं कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस एक छोटे से dq चार्ज को नेगेटिव वाले प्लेट के पास से उठाकर पॉजिटिव वाले प्लेट तक लेकर जाने में एक छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। कितना होगा वो वर्क, तो ये जो हमारे पास वर्क होगा ये आप बोलेंगे कि एक 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 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल को मूव कराना होता तो हमारे पास वर्क डन होता, इस प्लेट पर पोटेंशियल मान लेते हैं Vx है, इस प्लेट पर पोटेंशियल मान लेते हैं Vy है, तो एक 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक मूव कराने का जो वर्क होता वो होता Vx माइनस Vy। अभी हम लोग किसको मूव करवा रहे हैं, dq को, तो इसे मैं dq से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, अब यदि इस समय कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज q है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस c है, तो ये q इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ Vx माइनस Vy लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसके आगे की कहानी बिल्कुल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू q बाई सी इंटू dq। ठीक है, तो ये तो एक छोटे से dq चार्ज का वर्क है, ऐसे जितने भी छोटे 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 चार्जेस होंगे सब में ऐसा ही छोटा 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 वर्क करना पड़ेगा। सबको क्या करेंगे, सबको हम लोग जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आ जाएगा। तो ये हमारे पास वर्क डन कितना आ गया, तो ये वर्क डन देखिए q dq का इंटीग्रेशन, ये 1/c बाहर, q dq का इंटीग्रेशन इज q स्क्वायर बाई 2 0 से कैपिटल Q तक। तो ये जो वर्क है यही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, दिस इज कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2c और Q को हम लोग लिख देते हैं CV, तो ये हमारे पास बन जाता है हाफ CV स्क्वायर, या दिस इज सेम एज Q इंटू V बाई 2। ठीक है, Q इंटू V बाई 2। चलिए ठीक है। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बात किया है, यहां पर फिर से देख लीजिए कि एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता क्या है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम।
किस रीजन में? तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस रीजन का, ठीक है। तो यदि ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस प्लेट का एरिया ए है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है, तो ये दोनों प्लेट के बीच वाला ये जो रीजन है, यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, तो यहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। तो यदि मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करनी है, एनर्जी डेंसिटी यानी कि du बाय dv, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो ये क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी है हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर, और इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, प्लेट का एरिया a है, तो वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है a इंटू डी, ये ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू ये 1/2, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हो गया a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। v यानी कि दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, v यानी कि मेरे कहने का मतलब है vx माइनस vy, ठीक है। जैसे इस प्लेट का नाम x था, इस प्लेट का नाम y था, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं E डॉट डी, यानी कि दिस इज E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई a इंटू डी। तो ये a से a गया, d इंटू डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये देख लीजिए क्या आ रहा है, du बाई dv इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर आ रहा है, जो पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से डायरेक्टली लिख दिया था। ये एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। यहां पर मैं इस सिस्टम के लिए ऐसे प्रूफ भी कर सकता हूं, प्रूफ तो क्या है, ऐसे नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ऐसा लिख दिया, ठीक, ठीक है। तो अब जब एक बार के लिए हम लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस कर लिया है, तो मैं एक बार के लिए थोड़ी देर के लिए ये पिछला वाला जो सवाल था, थोड़ा सा इसके बारे में और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। कि ये जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है, ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क किसके बराबर होता है? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता है। तो चेंज इन काइनेटिक तो है नहीं, प्लेट स्लोली मूव कराया है, तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है ये किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से मेरे कहने का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख लेंगे? तो एक काम करते हैं, जो शुरुआत में कैपेसिटेंस था, अच्छा प्लेट, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन यदि बढ़ रहा है तो शेप साइज ज्योमेट्री चेंज हो रही है, तो कैपेसिटेंस बदल रहा है, ठीक है। तो शुरुआत में जो कैपेसिटेंस था वो कितना था? a एप्सिलॉन नॉट बाई डी था, और बाद में जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? वो a एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस एक्स, ठीक है। तो शुरुआत में जो एनर्जी रही होगी u इनिशियल, वो q स्क्वायर बाई 2c इनिशियल, यानी कि a एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर रहा होगा, और जो फाइनल एनर्जी होगी वो फिर से q स्क्वायर, चार्ज तो दोनों प्लेट पर उतना ही है, चार्ज तो चेंज हुआ नहीं है, तो बाई 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस एक्स। तो यहां से इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ये इतना ही आ जाएगा जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है, ठीक है। इसी चीज को एक और तरीके से आप सोच सकते हैं कि जैसे आपने प्लेट मूव कराया, प्लेट मूव कराया एक्स डिस्टेंस, तो ये वो रीजन है जहां पर की नई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई। पहले प्लेट यहां तक था तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डी डिस्टेंस में था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ डी डिस्टेंस में था, तो एनर्जी सिर्फ डी डिस्टेंस में थी। अब आपने प्लेट को एक्स डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया, तो ये वो रीजन है जहां पर की नई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई है, तो ये वो रीजन है जहां पर की एनर्जी आ गया है, ठीक। तो इस रीजन में कितनी एनर्जी आई है, यदि मैं सिर्फ वही पूछ लेता तो वो आप क्या बोलते? आप बोलते कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होता है उसी को हम लोग एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, और वो कितना होता है? वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। तो यदि मैं इस एनर्जी डेंसिटी को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो काम हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, कि भाई आपने प्लेट डिस्टेंस कराया, सॉरी प्लेट मूव कराया एक्स डिस्टेंस, तो इस रीजन में नई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो गई, और हर एक यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होता है उसका हमें पता है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को इस
न्यू जनरेटेड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल स्टोर्ड एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। टोटल स्टोर्ड एनर्जी नहीं, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होगा। समझ रहे हैं? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा की वैल्यू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दीजिएगा। तो ये एक्सप्रेशन इज सेम एज ये एक्सप्रेशन इज सेम एज ये U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये U फाइनल ये रहा, U इनिशियल ये रहा। ठीक है, डाल करके वैल्यूज देख लीजिएगा। ओके